नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। रात दिन की जो मेहनत होती है, एक दिन वो रंग लाती है। जब आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका फल मिलता है और बिना अभ्यास के कभी आप सोचें कि आप किसी भी चीज़ को सीख ले जाएँगे, उसमें आप परिपक्वता हासिल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी संभव नहीं होता है। किसी न किसी रूप में आपको अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी चर्चा चल रही थी उत्तर प्रदेश की मृदा पे। उत्तर प्रदेश की मृदा के प्रकारों पर हमने चर्चा की थी और इसके प्रकारों में 6 प्रमुख वर्गों में बाँटकर विशेषताओं के आधार पर हमने इसको पढ़ लिया था। भाबर क्षेत्र की मृदा, जलोढ़ मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, अरावली, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा। ये चर्चा हमारी हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था कुछ अन्य मृदा के प्रकार भी हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं लेकिन छोटे-छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनको भी हमको पढ़ना है। तो अन्य मृदाओं को भी हमको देखना है। अब ये जो मृदाएँ हैं, जैसे प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे, प्रश्नों के बारे में भी अगर हम बात करें, लास्ट में मैं प्रश्न भी आपको बताऊँगा। तो कैसे-कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, एक तो सिंपल सा प्रश्न आपके बनेगा कि उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में बताइए। थोड़ा-सा 1.5-2 लाइन मृदा की परिभाषा 2 लाइन में आप बता देंगे, फिर आप बताएँगे कि उत्तर प्रदेश की मृदा या उत्तर प्रदेश में मृदा वितरण आपसे पूछा गया, तो निम्नलिखित प्रकार की मृदा पाई जाती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्र विशेष की मृदा, जैसे बुंदेलखंड की मृदा के बारे में पूछा जाए, तो जितना हमने यहाँ पे बताया उसी चीज़ को आप एलाबोरेट करके आप बता देंगे कि आग्नेय व कायंत्री चट्टानें, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपक्षय से इसका विकास हुआ है और इनको क्षेत्रीय तौर पर जैसे काली और लाल मृदा में बाँटते हैं, फिर काली मृदा को भी माड और काबर में बाँटते हैं। इस तरीके से हम लाल मृदा को भी 2 प्रकार में पर्वा मृदा और राकर मृदा में विभाजित करते हैं, ऐसे पढ़ लेंगे और इसी तरीके से हम वहाँ पे लिख देंगे। दूसरा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मृदा और कृषि को एक साथ करके। तो जब कृषि वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपका वो प्रश्न तैयार हो जाएगा। पेपर 5th और 6th ये जो यूपी से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे भविष्य में देने वाले हैं, तो आप एग्ज़ाम इसीलिए दे रहे हैं प्री का भी, आप इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि मेंस आपको देना है, तो आप प्रीलिम्स देके संतुष्ट नहीं हो सकते या कई बार ऐसा होता है कि इस बार प्रीलिम्स दे लेते हैं, अगली बार मेंस देंगे, तो इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती, मिलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सिलेक्शन इससे नहीं होगा। तो मेंस की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ के, जिसके अंतर्गत हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 360 के आसपास 360 प्लस 350 प्लस प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के क्वेश्चंस के आधार पर, क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन 4 प्रश्नों का अभ्यास, 2 सुबह 2 शाम हम लेकर इसमें चलेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, फिर हम मॉडल आंसर आपको देंगे, जो कोई नहीं देता जल्दी। देते हैं तो आपको कट पेस्ट करके दे देते हैं लोग और उससे आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। आप सोचते हैं कि ठीक है, कई बार लोग कहते हैं कि इसमें मटेरियल हमने ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा पढ़ ली, तो आपके पास किताबें हैं, आप किताबों से पढ़ लेंगे, उसमें किसी की मटेरियल देने की क्या ज़रूरत है। हम आपको आंसर कैसे लिखा जाता है और कितना लिखना चाहिए, ये तो देंगे ही, साथ-साथ में ये भी आपको हम बताएँगे कि इसको तैयार कैसे करें, याद कैसे रखें। माइंड मैप भी हम बीच-बीच में आपको देते रहेंगे। हम स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन का देंगे। एक क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चन आपके लिखे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ये भी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको दे दी जाए। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम है जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। एक हमने टीम बनाई है, उस टीम में आपके प्रश्न तो वो लोग तैयार करेंगे ही, उस टीम के द्वारा आपको लगातार फीडबैक भी दिया जाएगा, तरीके भी बताए जाएंगे और ग्रुप में अन्य कैंडिडेट की भी आप कॉपी पढ़ सकेंगे और पेपर 5th और 6th पे हमने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो पेपर 5th और 6th पे जो हमारा ये क्लास चल ही रहा है, इस क्लास के साथ में हम नोट्स भी आपको दे देंगे। नोट्स उसके साथ में माइंड मैप भी, जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चन बड़े लेंदी हो रहे हैं, तो माइंड मैप से कम समय में कैसे उसकी तैयारी कर सकें, ये आप अच्छे से कर पाएंगे। लिमिटेड सीट्स के लिए ये हमने अभी रखा है और अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें जुड़ें और इससे तैयारी करें तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 6307281212 7408281211, ये 2 नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और जुड़ के आप अपनी तैयारी को एक
जैसे कहते हैं ना कि तैयारी तो आप कर रहे हैं, एक नए तरीके से, एक नए अप्रोच से। सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी आप में आ जाएगी। आप लगातार जब किसी एक माहौल में रहेंगे कि लोग आंसर लिख रहे हैं तो आप भी लिखने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को एक मानक स्तर पे ले जा सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन के बिल्कुल करीब ले जाएगा, सिलेक्शन दिला के रहेगा। ऐसा माहौल, ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज का, मृदा। मृदा में आज हमको देखना है उत्तर प्रदेश की मृदाओं में अन्य मृदाएं। हमने 6 वर्ग देख लिए थे मृदाओं के, और उसके आधार पर हमने उनकी विशेषताएं पढ़ ली थी। अन्य मृदाएं छोटे भागों में पाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र इनके नहीं पाए जाते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए मृदा के बारे में लिखने, तो आप अगर स्कोप है तो इनके बारे में ज्यादा लिखिए। ज्यादा स्कोप इन पे लिखने का आपको मिलेगा नहीं तो आप ये काम करिए कि इनको एक लाइन में मेंशन कर दीजिए। एक लाइन में मेंशन करके आप आगे बढ़ जाइए कि हाँ, ये मृदा के प्रकार है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अन्य मृदाओं में जैसे एक मृदा माट और बंजर मृदा है, एक मृदा ढूह मृदा है, एक भाट है, एक भूर है, माड है और टर्सरी मृदा है। थोड़ी थोड़ी बातें इन पे हम कर लेते हैं। जैसे माट और बंजर मृदा, अब ये मृदा आपकी कहाँ मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी? सबसे पहला तो प्रश्न यही है। खास करके ये ईस्ट यूपी, जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ईस्ट यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आपको मिलेगी। जो आपका गोरखपुर का एरिया है, आपका जो बस्ती का एरिया है, जो आपका देवरिया का एरिया है, ये पूरे क्षेत्र, महाराजगंज का एरिया है, सिद्धार्थनगर का एरिया है, और इधर आप आएंगे गोंडा तक। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, गोंडा, यहां तक ये मृदा आपको मिलती है। ये इसका क्षेत्र हो गया। मैप आप साथ में लेके चलिए, फटाफट इसको वहां पे दिखा दीजिए, डॉट डॉट करके लाइन ऐसे दिखा दीजिए। मोटे मोटे तौर पर आपको जिले की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये वास्तव में बलुई दोमट किस्म की मृदा होती है, दोमट मृदा होती है, बलुई प्रवृत्ति की मृदा होती है, और इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ये मृदा बलुई दोमट आप लिख लीजिए, इसकी विशेषता होती है, और इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता होती है, नमी धारण करने की क्षमता, कैल्शियम पाया जाता है तो ये क्षमता इसमें पाई जाती है, इसके लिए जानी जाती है। ठीक है। जैसे बंजर मृदा जो होती है उसमें कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। तो ठीक ठाक इसमें खेती भी हो जाती है, नॉर्मल या अच्छी मृदा के अंतर्गत इसको आप शामिल कर सकते हैं, सामान्य मृदा ये होती है। दूसरी मृदा आपकी है ढूह मृदा। कौन सी? ढूह। ढूह मृदा जो है, जहां पर भी नदियां हैं, तो जहां पर नदी का जल प्लावित होता है, बह के जाता है बाढ़ वाले क्षेत्रों में, वहां पर जो मृदा विकसित होती है, तो जहां जहां पर भी पूरे प्रदेश में जल प्लावन वाला जो क्षेत्र होता है, जल प्लावित जो क्षेत्र होता है, जल प्लावित क्षेत्र में इस मृदा का विकास पाया जाता है। जल प्लावित क्षेत्र में यह मृदा आपको विकसित मिलेगी, वहीं पर ये नदी के किनारे आपको मिल जाएगी। जल प्लावन कहां पर होगा? नदियों के किनारे, वहां पर यह मृदा आपको मिल जाएगी। एक मृदा आपकी है भाट। तो भाट मृदा क्या है? अब जैसे इस टॉपिक पे आपको माइंड मैप मिल जाए तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी, सोच के देखिए। भाट मृदा का मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, ये कुशीनगर का जो एरिया है, कुशीनगर जिला जो पाया जाता है वहां पर। तो एरिया आप यहां पे नोट कर लीजिए, कुशीनगर। और इस मृदा में एल्युमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं, इसमें एल्युमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। ये इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत उपजाऊ मृदा नहीं है, लेकिन मोटे अनाज यहां पर आसानी से हो जाते हैं, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये कुशीनगर का एरिया है। भूर मृदा, बांगर क्षेत्र जो आपको मैंने बताया था ना, तो बांगर क्षेत्र में उबड़ खाबड़ एरिया पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ जो निक्षेप होते हैं। तो उबड़ खाबड़ निक्षेप के तौर पर ही इस मृदा का विकास वहां पर
बांगर क्षेत्र में हो जाता है। बांगर क्षेत्र और बागर क्षेत्र की विशेषता होती है ऊबड़ खाबड़ होना। तो जो ऊबड़ खाबड़ निक्षेप है वहां पर इसका विकास पाया जाता है। हवा के द्वारा कणों को लाया जाता है, कणों का स्थानांतरण होता है। जो हवा है, हवा बहा के कणों को लाती है, ठीक है। अपर्दन के दूत होते हैं, अपर्दन के दूत के तौर पर वायु भी अपर्दन के प्रमुख दूतों में मानी जाती है। तो हवा के कण इसको बहा के लेके आते हैं और उन कणों के द्वारा बहा के लाके वहां पे जो उबड़ खाबड़ एरिया है वहां पे इसको जमा कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसे टीले बन जाएंगे तो कहीं पे डाउन एरिया पाया जाएगा। इस तरीके से इसका विकास पूरे क्षेत्र में मिलता है। खास करके ये जो बांगर क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब है वहां पर आपको मिलेगा। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, वहीं पर आपको भूर मृदा देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। अगली मृदा माड मृदा है। माड मृदा को एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है मार। तो कहीं पर अगर मार मिले तो मार शब्द भी माड के ही समतुल्य है, उसका पर्यायवाची है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो काली मृदा है ना, इसी को रेगुर मृदा भी बोलते हैं। तो काली मृदा या रेगुर मृदा के समतुल्य होती है, उसी प्रकार की ये मृदा होती है। और काली मृदा में मैंने आपको बताया था कि लोहा इसमें पाया जाता है। यहाँ पे फेरस भी मिलेगा आपको, एल्युमिनियम भी इसमें साथ में मिलेगा, है ना। तो लौह और एल्युमिनियम से ये संपन्न होती है। इसका जो विकास है प्री कैम्ब्रियन जो चट्टाने हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन जो रॉक्स हैं उनसे इनका विकास हुआ माना जाता है। उन्हीं का क्या हुआ, अपक्षय हुआ। तो इन्हीं के अपक्षय से यह मृदा विकसित हुई है। अगली मृदा है टर्शियरी। टर्शियरी मृदा जो है ये मुख्य तौर पर पहाड़ी मृदा होती है। जो हिमालय का क्षेत्र लगा हुआ है हमारे यहां, हिमालय क्षेत्र से करीब का क्षेत्र या करीबी क्षेत्र, है ना, तो वहां पर ये विकसित मृदा है। चाय की खेती के लिए, अब यूपी में कोई व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती वैसे नहीं की जाती है, लेकिन चाय की खेती के लिए ये अनुकूल दशा मानी जाती है। यहाँ पर चाय, आलू की खेती हो जाएगी, चावल भी उगाया जाएगा, है ना। इस मृदा की ये विशेषता है, इसके लिए उपयुक्त दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। तो ये अन्य क्षेत्रों की मृदा हो गई। बात समझ में आ गई, ये अन्य क्षेत्रों की भी मृदा हो गई। तो आपने 6 प्रमुख वर्ग देखे, उन 6 वर्गों में हमने आपको 6 प्रकार की मृदाएं बताई थी। उसके साथ उत्तर प्रदेश की अन्य मृदा, अलग से प्रश्न बनना मुश्किल है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की अन्य मृदाओं के संबंध में आप टिप्पणी करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की मृदा पूछी जाएगी तो उसमें अगर आपके पास स्कोप है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं याद आ रहा है तो इसको लिख के भी आप नंबर 50% 60% के आसपास पा सकते हैं, क्योंकि ये मृदा है। मुख्य मुख्य आपने जलोढ़ लिख दिया, ये सब लिख दिया और उसके बाद में आपने इसको कर दिया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप आंसर लिखना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, कैसे लैंग्वेज को घुमाया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है और क्वेश्चन आपसे उसी मैटर से बना लिया जाता है जो आप पढ़े हुए होते हैं, लेकिन आपको लगता है अरे इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन की अलग अलग फ्रेमिंग करनी होती है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, तभी आपका अच्छा पेपर जाता है, अच्छा क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो ज्ञान जो होता है वो लगभग सबको बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको लिखते हैं, ये सबसे विशेष बात होती है जो कि आपको अभ्यास से आएगी। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा आपको किताबों में मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका या कब क्या लिखा जाएगा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा मटेरियल आपको हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन आप उसको एग्जामिनेशन हॉल तक ना ले जा पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे भारत में मृदा की समस्याएं हम पढ़ते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी मृदाओं की समस्याएं हैं। अब ये माइंड मैप आपका अगर तैयार हो गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये चीजें आपकी हमेशा के लिए तैयार रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी मृदा की कोई अलग से समस्या नहीं आएगी। भाई मृदा एक संसाधन है,
मृदा बहुत कम समय में न निर्मित होती है, न बहुत कम समय में नष्ट होती है, और एक लंबे समय तक एक जटिल प्रक्रिया चलती है, तब इसका निर्माण होता है। और एक लंबे समय तक, उतना तो नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक एक निश्चित प्रक्रिया चलती रहती है जो उसको नुकसान पहुंचाती है, तब उसमें ह्रास होने लगता है और मृदा जो संसाधन है वो कई बार कमजोर पड़ने लगती है। कारण उसके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवजनित भी हो सकते हैं जिससे इनका ह्रास हो। अब जैसे मृदा अपरदन है, आप इतना लिख दीजिए उसमें कि मृदा एक मूल्यवान संसाधन है ना। इसके निर्मित होने में लंबा समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया का यह परिणाम होती है। मानवजनित और प्राकृतिक दोनों गतिविधियों के कारण मृदा का ह्रास हो सकता है। अब वो जो ह्रास हो रहा है वो कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे उसी में एक है मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन आप सब लोग जानते हैं कि जल, वायु, ये दो दूत हो गए। भाई अपरदन के लिए अपरदन दूत चाहिए, तो अपरदन दूत जो है ये क्या है? जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, हिमालयी क्षेत्रों में हिमानी के द्वारा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जल और वायु के द्वारा ही मुख्य तौर पर यह होगा। जल के द्वारा क्या होगा? मृदा का कटाव हो जाएगा। वायु के द्वारा मृदा को उड़ाकर ले जाया जाएगा, इसके द्वारा भी मृदा की परत दर परत ऐसे करती चली जाएगी। जब ये कटाव होगा तो इसका यहां से बहाव हो जाएगा, बहाव होके अलग चली जाएगी मृदा, उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, है ना, अन्य स्थान पर जाके जमा हो जाएगी। तो जहां से ये कटेगी और जहां पे जाएगी, दोनों जगहों को ये प्रभावित करेगी। अगर उपजाऊ मृदा है और उड़कर कहीं दूसरे जगह पे पहुंच गई, तो जहां पे पहुंचेगी, जहां पे इसका डिपोजिशन होगा, जहां पे निक्षेपण होगा, वहां पे क्या होगा? मृदा उपजाऊ हो जाएगी, एक उपजाऊ मृदा की परत वहां पे बन जाएगी। और जहां से उड़कर आई है वहां पे तो उपजाऊपन का नाश होगा, वहां से वो परत हट गई जिसमें उपजाऊपन था, उसका क्षरण हो गया। ठीक है। अब मृदा के जो दूत है, मृदा अपरदन के जो दूत हैं, जल और वायु, अब ये कहां पर कितना कार्य करते हैं, इसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों गतिविधियों का योगदान होता है। अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो अपरदन के दूत उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। पौधों की जड़ें, पेड़ों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं, अपरदन के दूत कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ पौधों का जब कटाव होता है, पेड़ पौधों का ह्रास होता है, निर्वनीकरण होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में इन दोनों के द्वारा, जल और वायु अपरदन से प्रभावित दोनों क्षेत्र मिलते हैं। आप चले जाइए यमुना चंबल की घाटी में, अवनालिका अपरदन, यहां पे लिखिए यमुना और चंबल की घाटी, यहां पर आपको अवनालिका अपरदन के उदाहरण मिल जाएंगे। अवनालिका अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है इन क्षेत्रों में। ठीक है। जमीन का आपका पूरा ऊपरी हिस्सा, पूरा वहां पे अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है, पूरा कटाव हो जाता है, एक चैनल बन जाता है, और इन अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप बीहड़ भूमि का विकास होता है। बीहड़ भूमि विकास कार्यक्रम भी चलाया जाता है। पूरा आप जाइए जालौन, इटावा, आगरा, इसको मैप में तुरंत दिखाइए। आप यूपी के मैप में आप इसको तुरंत दिखाने की कोशिश करिए। ये जो पूरा एरिया है, यहां पर अवनालिका अपरदन के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इस एरिया में अवनालिका अपरदन के क्षेत्रों को आप तुरंत दिखा दीजिए। यूपी के मैप में 75 डिस्ट्रिक्ट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का मोटे तौर पर लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोकेशन पता होगा तो आपको मैप दिखाने में, मैप में कोई भी चीज दिखाने में फैक्ट के हिसाब से बहुत आसानी होगी। आपको डेटा याद है मोटे तौर पर, तो आपने तुरंत मैप में दिखा दिया। आधा काम आप मैप में करिए, आधा आप लिखने में करिए, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो अवनालिका अपरदन वहां की समस्या, वहां पे नदी के द्वारा जो जल है उससे कटाव होता है, वहां की जो मृदा है उसमें जो अच्छे तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सब पूरा बीहड़ हो जाता है वहां पे। ठीक है। तो एक ये समस्या है। अब चलिए जलीय अपरदन की बात की जाए, वायु अपरदन की बात की जाए, तो वायु अपरदन की अपेक्षा जल अपरदन उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी है।
आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे वायु अपर्दन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जल अपर्दन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? जल अपर्दन पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, वहां पे देखेंगे तो वायु अपर्दन ज्यादा प्रभाव डालता है। वेस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे तो वहां पे वायु अपर्दन ज्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन आप ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, ये आप दिखाइए, कुछ नहीं आपको करना है, तो इतना तो आपको बांट ही देना है कि वायु अपर्दन का प्रभाव कहां पर पड़ता है और ये जल अपर्दन का प्रभाव कहां पर पड़ता है। दो भागों में तो इसको बांट ही दीजिए। ये मैप लीजिए और मैप में आप वेस्टर्न यूपी, जो इधर का राजस्थान की तरफ वाला एरिया है, यहां पर आप दिखा दीजिए कि वायु अपर्दन यहां पे ज्यादा प्रभावित करता है। और इधर आप मिडिल में आएंगे या इधर ईस्ट में भी आएंगे तो यहां पे जल अपर्दन ज्यादा प्रभावित करता है। तो ज्यादा यहां पर जो एरिया होगा उत्तर प्रदेश में वो जल अपर्दन का हो जाएगा। ठीक है, आगरा, मथुरा, इटावा, ये वाला जो एरिया है ये वायु अपर्दन से ज्यादा प्रभावित, बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। खास करके जब शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वायु अपर्दन का प्रभाव पड़ता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इस समय आपको यह प्रभाव दिखेगा। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो जल अपर्दन का प्रभाव, जल अपर्दन का प्रभाव कब? जब बारिश ज्यादा होगी, मानसून आएगा, बरसात का मौसम होगा, तराई क्षेत्र पूरा जो है, जहां पे नहर तंत्र, जल अपर्दन का प्रभाव कहां पर पड़ेगा? जहां पे नहर तंत्र मौजूद है, जो तराई एरिया है, तराई क्षेत्र में आपको जल अपर्दन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। जल भराव की समस्या होगी, मृदा की ऊपरी परत में जो छिद्र हैं वो संतृप्त हो जाएंगे। मृदा के अंदर जो वायु का प्रवाह होता था, भाई ये जो मृदा में छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे पोर पाए जाते हैं, इस पोर में अगर ये बंद हो जाएंगे तो यहां पर इस छिद्र में जो सामान्य वायु का प्रवाह होता था वो बंद हो जाएगा, जल भराव ऊपर होने लगेगा। अंदर जब छिद्र बंद हो गए तो जल भी नहीं जा पाएगा, ऊपर जल भराव हो गया, मृदा की उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी। जहां पे नहरों का जल लगातार भरा रहता है वहां पर आप देखिए मृदा प्रभावित हो जाती है ना, लवणीय मृदा का विकास हो जाता है। वहां पे मृदा में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो सब छन के निकल जाते हैं, रिस के नीचे चले जाते हैं। तो जल प्रभाव से ग्रसित होने के कारण जो जो प्रभाव आपको पता है वो सारा लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है लिखने का, लेकिन इतना लिखिए कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, एक ही शब्द में समेट दीजिए, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होता है उसको लिखने का यहाँ पे स्कोप नहीं है। मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव को अगर व्याख्या करना है, आपको व्याख्यायित करना है, तो आप कहिए कि उर्वरता में कमी हो जाती है ना। आप लिखिए यहाँ पे क्षारीय मृदा का विकास हो जाता है, क्षारीय मृदा का विकास हो जाता है। क्षारीय मृदा का विकास हो जाता है। दो चीजें आपने लिख दी, काम आपका हो गया। अब इससे ज्यादा अगर आपको एक प्रश्न ऐसा दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन, सॉइल एरोजन की समस्या पर प्रकाश डालिए, तब आपके पास थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। तब आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि जल भराव कहां होता है ना। तब आपको लिखना पड़ेगा कि जल भराव कहां होता है। तब आपको लिखना होगा कि और जो समस्याएं हैं वो कहां पे होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, लेकिन अब नकारात्मक प्रभाव आप लिख दिए, ठीक है, हो गया मामला, यहीं से काम चल गया। तो यहां पर हम देख रहे थे, ये देखिए मृदा अपर्दन एक समस्या है, मृदा अपर्दन को आपने लिखा। जल भराव हमने आपको बताया, जल भराव की समस्या, जल भराव की एक दूसरी बड़ी समस्या है, ये भी एक कह सकते हैं कि मृदा का संकट ही है। तो एक जल भराव की समस्या आप बता दीजिए, और जल भराव की समस्या कहां पर होगी? तराई क्षेत्र में होगी। यहां पर आप लिख लीजिए, ये कहां पर होगी? तराई क्षेत्र में ये होगी। तराई क्षेत्र में सिल्ट, गाद जमा हो जाती है, नदियां क्या हो जाती हैं? उफान पे आ जाती हैं, नदियां भर जाती हैं, उनका जो एरिया है, जलमग्न क्षेत्र है, वो
पूरा सिल्ट गाद के कारण क्या होता है, कम पानी उसमें आता है। अगर बहुत सरल शब्दों में आप समझे तो अगल बगल के क्षेत्रों में भी पानी जाने लगता है। नहर तंत्र जहां पे बहुत ज्यादा मौजूद है तो पहले से वहां का जो पूरा क्षेत्र है वो जल प्लावित है, अंदर का जो उसका स्तर है वहां पे नमी की मात्रा कम नहीं है, तो बारिश का जब जल आएगा तो आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही जमीन ने सोख रखा है, जल नमी धारण किए हुए हैं, तो जल प्रवाह वहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो तराई क्षेत्र जहां पर नहर तंत्र का अच्छा विकास हुआ है वो क्षेत्र, ये सब जलभराव वाले क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं, है ना। जलभराव के कारण मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें मौजूद जो छिद्र है वो संतृप्त हो जाते हैं, तो सामान्य वायु का प्रभाव भी मैंने आपको बताया कि नहीं हो पाता है। तो उत्पादकता पे यहाँ पे भी आप लिख दीजिए कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहरों से जल का रिसाव होता है, जल निकासी का अभाव होता है। नदी अपवाह तंत्र में पूरा आप देखेंगे तो जल भराव जहां जहां हो जाएगा वहां पे कृषि कार्य सही से संपन्न नहीं हो पाएगा। पूरा गंगा यमुना के बड़े मैदानी भाग में आप जगह जगह देखेंगे जहां पे भी जल भराव पाया जाएगा तो जल भराव से ग्रसित क्षेत्र में अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, जो मृदा की उर्वरता है वो कम हो जाएगी। तो अगला एक यहाँ पे देखिए, अच्छा चलिए लवणीय और क्षारीय भूमि की अगर हम बात करें, खास करके आप चले जाइए वेस्टर्न यूपी में, खादर क्षेत्र जो है पूरा एरिया मैंने आपको बताया था, तो खादर क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय भूमि मुख्य तौर पर पाई जाती है। कहां पर, पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में आप जाइए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खादर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र, तो खादर क्षेत्र में ये लवणीय और क्षारीय भूमि आपको मिलेगी, प्रमुख तौर पर ये मिलेगी। ये जो लवणीय और क्षारीय भूमि है, आपने देखा होगा रेह एक मिट्टी सुनी होगी, रेह। धोबी लोग रेह मिट्टी का उपयोग कपड़े साफ करने के लिए पुराने समय में करते रहते थे। आपने एक थुर सुना होगा, आपने एक ऊसर शब्द सुना होगा, ऊसर। तो रेह, थुर, ऊसर ये सब स्थानीय नाम है। लवणीय और क्षारीय मृदा, इसमें लवणीय गुण होते हैं, तो कपड़े साफ करने के लिए आप देखेंगे पुराने समय में धोबी लोग इसका प्रयोग इसीलिए करते थे। ये जो मृदा है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, और कई बार यह भी माना जाता है कि जहां पर सिंचाई के संसाधनों का खूब ज्यादा विकास हुआ, तो सिंचाई का विकास अगर अधिक हो जाएगा तो सिंचाई का विकास अधिक होने से यह मृदा विकसित होती है, लवणीय और क्षारीय मृदा। जहां पर नहर तंत्र का ज्यादा विकास हो जाएगा, जहां पे भूमिगत जल को ज्यादा मात्रा में निकाल कर ऊपर लाया जाएगा, जहां पे हमेशा जल भराव की स्थिति रहेगी, वहां पर लवणीय और क्षारीय भूमि का विकास हो जाएगा। ऊपर मिट्टी के ऊपर सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश पूरे देश में लवणीय और क्षारीय भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भी रखता है। लगभग 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारे यहां पर पाया जाता है। 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है पूरे देश में, है ना। सर्वाधिक क्षेत्र ये रखता है। पूरा आप चले जाइए अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, इधर आप आइए उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, इस हर जगह पे आपको लवणीय और क्षारीय भूमि मिल जाएगी। रेह, ऊसर और थुर अलग अलग ये नाम है, कहां पर क्या यूज किया जाता है आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये मृदा आपको यहां पर मिल जाएगी। लखनऊ, उन्नाव, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, ये पूरा क्षेत्र है जहां पर ये पाया जाता है। रायबरेली भी उसी में शामिल है। ठीक है, अगला यहां पर देखिए, ये मृदा की उर्वरता में कमी। अब मृदा की उर्वरता में कमी, एक तो मैंने कहा कि अपरदन के कारण होती है, दूसरी चीज हमने कहा कि लवणीय और क्षारीय भूमि हो जाएगी तब भी उर्वरता में कमी हो जाएगी, जहां पे जल भराव हो जाएगा तब भी कमी हो जाएगी। दूसरी चीज है, कई भागों में मृदा की उर्वरता में कमी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि अब हम बहुफसली कृषि करते हैं। इन सब कारणों से तो होगी ही। हम क्या करते हैं, बहुफसली कृषि करते हैं। तो बहुफसली कृषि करने का उद्देश्य है ज्यादा लाभ कमाना, ज्यादा उत्पादन करना, लेकिन मृदा पर लगातार जोर पड़ता है। मृदा में सिंचाई की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, लगातार हम सिंचाई करते हैं,
लगातार उर्वरकों का उपयोग करते हैं, अवैज्ञानिक ढंग से हम कृषि करते हैं। अवैज्ञानिक, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, वैज्ञानिक ढंग से करें तो बिना नुकसान के भी कर सकते हैं, तो अवैज्ञानिक हम कृषि करते हैं। बात समझ में आई? हम रासायनिक उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक ढंग से हम खेती नहीं करते हैं। हम जितना भी पेस्टिसाइड है उसका भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो उत्पादन है वो कम ना हो। तो मृदा के पोषण पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। फसल चक्र का जब इस्तेमाल किया जाता है, बीच बीच में दलहनी फसलें लगाई जाती हैं, दलहनी फसलों को लगाया जाता है तो नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए वो कार्य करती हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। हम ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखते, हमको बस पैसा चाहिए। हम सारे उत्पादन को पैसे में तब्दील करना चाहते हैं, कैश क्रॉप्ड। तो हम अगर बार बार लगातार खेती कर रहे हैं, अनियंत्रित तरीके से कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, रासायनिक खादों का भी खूब भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उत्पादन तो बढ़ा देते हैं लेकिन मृदा को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, तो समस्या हो जाती है, मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रधान जनसंख्या वाले, पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और यहां पर इतनी भारी जनसंख्या पाई जाती है, इसके पेट पालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? भरपूर मात्रा में उत्पादन चाहिए। ठीक है, और हम अधिशेष उत्पादन भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा हमको भूख है, इतनी ज्यादा हमको लालच है कि हम मृदा, प्रकृति, नेचर का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, जब आप आंसर लिखिए तो थोड़ा सा नेचर के प्रति आप उदार रवैया अपनाइए, उससे पता चलेगा कि आप थोड़ा सा सोचते हैं दूसरों के बारे में। बाकी सब अपना पेट भरने में तो पड़े ही हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आवश्यकता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, बहुफसली खेती भी तो हो सकती है सही से। अनियंत्रित उपयोग किसी चीज का सही नहीं होता है। तो ये सारी हमारी समस्याएं हैं। अब इसको आप, इस मैप को हमेशा, मतलब इस माइंड मैप को याद रखिए। इसमें जैसे मृदा अपरदन है, जलभराव है, लवणीय और क्षारीय भूमि, मृदा की उर्वरता में जो कमी है, ये उत्तर प्रदेश की मृदा की समस्याएं हैं। इसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि उर्वरता और ज्यादा बढ़ जाए, जबकि हम लगातार कोशिश क्या कर रहे हैं? उर्वरता को घटाने की। हमारे जो कृत्य हैं वो कुकृत्य है ना। और उत्पादन हम सु उत्पादन चाहते हैं, सुंदर उत्पादन चाहते हैं, और बढ़ जाए, और स्मार्ट तरीके से हम बढ़िया बढ़िया फसलें उगाएं जिसका मंडी में भाव अच्छा हो। तो दोनों को बैलेंस करके हमको चलना है, दोनों को बैलेंस करके। मध्यम मार्ग इसीलिए अच्छा माना जाता है। अति मत करिए किसी भी चीज का, है ना। कहते हैं पढ़ाई में भी आप अति कर देते हैं कि एक हफ्ते हम 15-15 घंटा पढ़ेंगे, तो पता चला 15 दिन आप बीमार रहते हैं, तो आप 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़िए, तो 21 दिन में तो आप वैसे ज्यादा पढ़ डालेंगे, क्योंकि 15 दिन आप बीमार रहे तो उसमें तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो वैसा ही मिट्टी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब अगर हमने समस्या बता दिया और उसका समाधान नहीं बता पाए, समाधान नहीं बताया, तो बेकार है। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या होने चाहिए भाई? इतना बहुमूल्य संसाधन, इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। कौन से उपाय होने चाहिए? तो सबसे तो बेसिक उपाय है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि भैया पेड़ लगाओ, पेड़ काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेड़ लगाओ। तो 5 जून को हम याद करते हैं, स्टेटस पे पेड़ लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितना सोशल नेटवर्किंग साइट है, इतने पेड़ अगर रियल में लग जाए तो ब्राजील के जंगल फेल हो जाए उत्तर प्रदेश के आगे। इतना पेड़ कि लगता है कि पूरा प्रकृति जग कर व्हाट्सएप पे आ गई है, इंस्टा पे आ गई है। अगले दिन हम भूल जाते हैं, फिर हम केवल पेड़ काटने पे ध्यान देते हैं। तो वृक्षारोपण सबसे बढ़िया चीज इस कारण से भी है क्योंकि एक तो आप देखिए, मृदा की अपरदन की समस्या है, वृक्षारोपण करिए, जहां जहां वृक्ष रहेंगे मृदा का अपरदन नहीं होगा। और वृक्ष केवल मृदा के अपरदन को ही नहीं रोक रहे हैं, मानसून पे उनका असर पड़ता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में, ऑक्सीजन को बढ़ाने में, है ना, हमारे जीव जंतुओं के आश्रय स्थल के रूप में। बाकी वो प्रोडक्शन तो देते ही है, वो तो फल तो देंगे ही हमको,
तो पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और जो बात की जाती है 33% कम से कम बना के रखा जाए, तो इसको भी और ऊपर ले जाने की जरूरत है। लेकिन वही बात है ना कि हमको खेती के लिए आवासीय क्षेत्र के तौर पे अधिक से अधिक जमीन चाहिए, तो हम निरंतर जंगलों को काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। हालांकि इधर जागरूकता आई है और लगातार ये कोशिशें हुई हैं, गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, व्यक्तिगत तौर पे भी जागरूकता हुई है, लेकिन तब भी हम स्वार्थी हैं, बहुत बड़े स्वार्थी हैं। हम केवल अपना हित सोचते हैं। तो वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बहुत ही बृहद है, बहुत ही व्यापक है। लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार करने की जरूरत है। अब यहां पर रणनीतिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ रणनीति स्तर पे परिवर्तन यहां पर करने पड़ेंगे। कुछ हमको जो नहरों का तंत्र है, नहरों का जो जाल है, लवणीय और क्षारीय भूमि का विकास नहर तंत्र के विकास के साथ चलता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नहरों और सिंचाई के अन्य संसाधनों का विकास या इस विकास ने लवणीय और क्षारीय भूमि की मात्रा में वृद्धि की है या उसमें भी विकास किया है। तो ये पूछा जाने का मतलब यही है कि जो लवणीय और क्षारीय भूमि है उसके विकास के पीछे उत्तरदायी जो कारण है। तो मैंने आपको कहा कि जहां पे नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, जहां पे नहर तंत्रों का विकास किया गया, सिंचाई संसाधनों का विकास किया गया, वहां पर यह समस्या उजागर हुई। ठीक है, तो लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार किया जाए, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, आपने पढ़ा होगा। उन सारी उपायों को यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या क्या उसमें किया जाता है, कैसे क्या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, चूना मिला के, ये सारा मतलब लिखिएगा। लंबे समय से पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाना, जो लंबे समय से पड़ी यहां पर होना चाहिए, लंबे समय से पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाना। अब जो हम मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, यहां पर हम उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस पर दबाव डाल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जो लंबे समय से पड़ती भूमि पड़ी है उस भूमि को अगर हम उपजाऊ बना लें तो यहां पर एक्स्ट्रा दबाव हमको नहीं देना पड़ेगा। और यहां पर जब एक्स्ट्रा प्रेशर हमको नहीं देना पड़ेगा तो ये जो जमीन है ये संरक्षित रह जाएगी। यहां पर हमको किसी तरीके से नकारात्मक प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने क्या किया, उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हमने इस मृदा में ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, इस मृदा में ज्यादा हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, सिंचाई संसाधनों का खूब ज्यादा विकास कर लिया, अनियंत्रित खेती की, अनियंत्रित उर्वरकों का प्रयोग किया, फसल चक्र का उपयोग सही से नहीं किया, तो ये हुआ। और यहां पर अगर पड़ती भूमि को उपजाऊ बना लेंगे तो इस पर से ये दबाव कम हो जाएगा। तो उत्पादन तो हमको चाहिए भाई, लोग जो पैदा हुए हैं वो भूखे थोड़ी मरेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे, तो उत्पादन चाहिए। तो इस भूमि को हम अच्छा बना के उत्पादन कर लें, ना कि इस पे प्रेशर डालें। बीहड़ों और वेटलैंड्स को उपजाऊ बनाना, बहुत सारी जमीन हमारे पास पड़ी है जो बीहड़ है, वेटलैंड्स हैं, तो उनको क्या करें हम उपजाऊ बना लें। उसमें पहले तो हम अच्छे से उसको तैयार करें, जुताई वगैरह करके बराबर करके, है ना, उसमें जरूरत पड़े तो उन कुछ तत्वों को मिला लें, सिंचाई सुविधाओं का विकास कर लें। कुछ साल कुछ नहीं होगा उसमें, वहां पे पहले हम खेती करें। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं उनको आप लगा दीजिए, फिर जुताई करके उसमें मिला दीजिए, तो जैविक उर्वरक का कार्य वो करते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा जैसे बहुत सारी दलहनी फसलें हैं और बहुत सारे दलहनी फसलों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है, बहुत सारा सनई वगैरह ये सब लगा दिया जाता है, फिर जुताई कर दी जाती है। अन्य कई पेड़ पौधे विकसित किए गए हैं, पौधे जिनको लगा के जुताई कर दीजिए, तो वो जितना भी आपने मृदा संरक्षण के लिए पढ़ा है वो सारा कुछ यहाँ पर उपयोग कर दीजिए। इतना स्कोप आपके पास होगा नहीं, इसलिए ज्यादा डिस्कशन भी यहाँ करना ठीक नहीं है। इतना ही लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि 125 शब्द 200 शब्दों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे एरियाज जहां पे बाढ़ लगातार आती रहती है तो बाढ़ की रोकथाम करना भी जरूरी है। बाढ़ की रोकथाम कैसे की जाए भाई, एक तो हमारे यहाँ जो नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं, ऐसी और परियोजनाएं हमारे यहाँ नहरों के माध्यम से
पानी निकाल के बैराज बना के पानी निकाल के अलग डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो नदी में जब पानी उफान पे आता है तो वो बाढ़ का कारक बनने के बजाय अन्य भाई सिंचाई का संसाधन वो बन जाएगा, बिजली उत्पादन का कारक वो बन सकता है। भाई बांध बनाइए, बैराज बनाइए, लेकिन ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, कह देना आसान है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 20-20 साल जिनको तैयार होते लगता है। तो ये प्रयास किया जा सकता है बाढ़ की रोकथाम के लिए, ये प्रयास आप कर सकते हैं। दूसरा, नदियों की का जो रुख है उसको मोड़ दिया जाता है, नदियों की सफाई कराई जाती है, जो गाद और सिल्ट जमा रहता है उसको निकलवा देना, है ना, बांध बना देना प्रॉपर वे में। तो ये सारे प्रयास आप कर सकते हैं बाढ़ की रोकथाम के लिए। नहरों के किनारे के जल रिसाव को रोकना, अब इससे लवड़ीय और क्षारीय मृदा का विकास होता है। अगर आप इसको रिसाव को रोक देते हैं तो आसपास के जो निरंतर जल प्लावित क्षेत्र होते हैं उनके लवड़ीय और क्षारीय मृदा के तौर पे विकास की संभावना कम हो जाती है। तो ये काम करिए। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हवा को मार्ग में अवरोध स्थापन, हवा के मार्ग में अवरोध स्थापन, जो ये वायु अपर्दन होता है ना, तो वायु अपर्दन अगर अवरोध बना दिया जाए तो वायु वहां तक उस क्षेत्र तक पहुंचे ही ना, है ना। जो अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्र है तो हवा के द्वारा कटाव कर दिया जाता है, मृदा की उर्वरता को उड़ा के वो ले जाता है, बीहड़ मृदा का विकास हो जाता है, उबड़ खाबड़ मृदा का विकास हो जाता है। और नालिका अपर्दन पता चला हुआ है वहां पे, और ऊपर से हवा भी चल गई तो और गहरी नालियां बन गई। तो इन सब विकास को हतोत्साहित किया जा सकता है, नेचुरली हो रहा है लेकिन इसको हतोत्साहित किया जा सकता है अगर हम अवरोध बना दें बीच में, है ना। कुछ हमने अवरोध बना दिया, पूरा एक क्षेत्र प्रभावित होने से बच गया। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करना, जैविक उर्वरक, बार बार अब बात आती है ऑर्गेनिक खेती की, तो जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है रासायनिक उर्वरकों, क्योंकि ये मृदा जैसे कहते हैं ना खून चूसना, तो मृदा में भी खून रूपी जो भी तत्व होते हैं उनको रासायनिक उर्वरक चूस लेते हैं। रासायनिक उर्वरक क्यों बनाए गए? जब हरित क्रांति हमारे यहाँ आई तो रासायनिक उर्वरक का उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। रासायनिक जो उर्वरकों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था? उत्पादन बढ़ाना। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसको कृषकों ने नहीं अपनाया। उनको लगा कि 2 किलो अगर हम खाद ज्यादा डालते हैं तो हमारा उत्पादन 50 किलो बढ़ जा रहा है, तो उन्होंने 10 किलो की जगह 12 किलो डाला। फिर उन्होंने देखा 12 की जगह 14 डालो तो 50 किलो और बढ़ जा रहा है, तो उन्होंने और डाल दिया। तो अपनी लालच को पूरा करने के लिए मृदा को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो इसको हतोत्साहित करने की जरूरत है। फसल चक्र को अपनाया जाए। फसल चक्र आप जानते हैं, अगर किसी क्षेत्र में किसी खेत में पहले धान की खेती की गई है तो हर बार धान ही न लगाया जाए, फिर गेहूं लगाया जाए और उसके बाद में वहां पर कोई दलहनी फसल लगा दी जाए, है ना। तो ये जब चक्र अपनाया जाएगा तो सारे अलग अलग किस्म के जो ये पौधे होते हैं, जो ये फसलें होती हैं, इनको अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है। तो हर साल अगर एक ही प्रकार की खेती करेंगे, निरंतर आप गन्ने की खेती करते चले आ रहे हैं, तो एक प्रकार के तत्वों की उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन आपने पहले धान की, फिर गेहूं की, फिर की एक बार गन्ने की कर ली, फिर आपने फिर दलहनी फसल लगा दी, फिर ऐसे चक्र चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग चक्र अनुकूल होते हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। लेकिन फसल चक्र का अगर इस्तेमाल किया जाए, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए, तो संरक्षण आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाए। जो रासायनिक उर्वरकों को हतोत्साहित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। जो जानवरों का अपशिष्ट पदार्थ है, जानवर जो त्यागते हैं, मल त्याग करते हैं, जिसको गोबर के नाम से आप जानते हैं, तो गोबर की जो खाद होती है, जानवरों का के नीचे बहुत सारा चारा ऐसे डाल दिया जाता है, जानवर उसको चल चल के ऐसे उस पे चलते हैं, तो वो खाद के तौर पर उसको विकसित कर लिया जाए, है ना। केचुए का प्रयोग किया जाए। बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, खेती से मिलता है, उसको क्या किया जाए, सड़ा गला लिया जाए। एक गोबर गैस की परियोजना चली थी, उसमें डबल फायदा होता था। एक तो लोगों को ऊर्जा मिल जाता था, साथ भाई गैस के तौर पे खाना बनाने के लिए, प्रकाश के लिए ऊर्जा मिल गई, और साथ साथ में दूसरी चीज खाद के तौर पर उस गोबर का इस्तेमाल हम कर लेते थे। कितना आसान है। अगर कृषि और पशुपालन दोनों को जोड़ा जाए, तो कृषि और पशुपालन दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी खेती भी अच्छी होगी और पशुपालन भी आपका अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ अलग है, जो डेयरी चलाता है उसको खेती से कोई मतलब नहीं है,
और जो खेती करता है वो अपनी गाय एक पाले हुए है, वो दूध देती है 350 ग्राम, है ना। अब उसको पिए या बच्चे के लिए, गाय के बच्चे के लिए छोड़ दे या ना लगाए, गाय को दूहे ही ना। अरे अच्छी नस्ल की भैया गाय भैंस पालो, और जो आपकी खेती में चारा होता है वो खिलाओ, और उससे जो अपशिष्ट निकलता है उसको जाके खेत में फिर प्रयुक्त करो खाद के तौर पे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये 15-20 लीटर अगर आपकी गाय भैंस जो भी है दूध दे रही है, 15-20 लीटर दूध देने वाली गाय भैंसे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कृषि और पशुपालन को जोड़ने की बात होती है, बहुत सारी स्कीम आती है, लेकिन आपने देखा होगा जो डेयरी संचालक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शहरों के किनारे डेयरी चला रहे हैं, उनका टर्नओवर लाखों रुपए का है महीने में, साल भर का उनका बजट बहुत तगड़ा है, वो अच्छा टर्नओवर करते हैं, लेकिन उनका खेती से कोई मतलब नहीं है ना। सब्सिडी का लाभ भी इन्होंने उठाया। तो कृषि और पशुपालन को साथ लेके चलने की जरूरत है ना। जैविक उर्वरक आपको खेती से प्राप्त हो जाएंगे, बाकी जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं उनका तो लाभ उठाना ही है ना। केचुए की खेती करना, लेकिन केचुए की खेती कौन करता है जल्दी, कोई वही प्रयोगशालाओं में होती रहती है। कुछ है बहुत ही मतलब अव्वल दर्जे की उच्च स्तर की खेती करने वाले लोग, तो उनकी संख्या बहुत कम है। और ये जो ऑर्गेनिक आपको मार्केट में दिखता है ना, ये वास्तव में क्या है, सब हाइब्रिड बड़ा बड़ा जो दिख गया बढ़िया साफ सुथरा है, तो आपने समझा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ऐसा कुछ कोई शर्त नहीं है कि बड़ा बड़ा होगा, उसका दाना जीरा जो बड़ा होगा वो ऑर्गेनिक होगा, जो महीन महीन होगा छोटा वो ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बेवकूफ बनाया जाता है, सब मार्केट को सब बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो इन तरीकों को अपना के आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा का संरक्षण होगा तो शाश्वत विकास की संकल्पना पर आधारित कृषि प्रणाली विकसित होगी, और शाश्वत विकास की संकल्पना पर आधारित जो कृषि प्रणाली है वो वर्तमान पीढ़ी और साथ में भविष्य में जो आने वाली अग्रिम पीढ़ी है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भी क्या होगी, उसके लिए भी एक संसाधन के तौर पर रहेगी। ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, है ना। एक मतलब इसके लिए एक ढांचा विकसित किया गया। अब ये कोशिश की जाती रहती है भूमि सुधार की दिशा में, मृदा अपरदन को रोकने की दिशा में। उत्तर प्रदेश में तो भूमि सुधार निगम ही बनाया गया है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की ही स्थापना कर दी गई कि ये भूमि को सुधारने का काम करेगा, है ना, करेगा ना। अब क्या करेगा ये, बंजर भूमि को, सभी प्रकार की जो भूमि है जिनमें खेती किसानी नहीं हो रही है, उबड़ खाबड़ भूमि पड़ी हुई है, बंजर भूमि है, उनको क्या करेगा, उसका सुधार करेगा। यानी कि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में यह तब्दील करेगा, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में, जो बंजर है वो कृषि योग्य भूमि बन जाए, भूमि में परिवर्तन करेगा, इसका सुधारने की कोशिश करेगा। जो लवड़ीय क्षारीय भूमि है ना, उसको सुधारने की कोशिश करेगा। जितना आपने पढ़ा है, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम क्यों चलाएगा, क्योंकि जहां पे मृदा अपरदन की समस्या है, वहां पर अगर पूरा क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है, तो एक बहुत ही सबसे मतलब सटीक, बहुत ही क्या, इससे सटीक कोई उपाय ही नहीं हो सकता है, तो ये वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। मरुभूमि प्रबंधन का कार्य करेगा, मरुभूमि प्रबंधन का कार्य करेगा, ये भी इसका कार्य है। कृषि और पशुपालन को अगर जोड़ के देखा जाए तो कई बार आप देखते हैं हमारे यहाँ चारागाहों का विकास नहीं हुआ है। जितना भी आप देखेंगे विदेशों में पूरा एरिया चारागाह के तौर पर विकसित किया जाता है। तो चारागाहों का अगर विकास कर दिया जाए तो काम बन सकता है कुछ, इससे पशुपालन सुदृढ़ होगा और साथ साथ में जो खेती में नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। तो चारागाहों का विकास करने का कार्य भी ये करेगा। जो पशुओं के द्वारा खेती की चराई हो जाती है, नुकसान हो जाता है, जैसे नीलगाय बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती हैं,
अब नीलगाय पूरे पूरे क्षेत्र को ऐसे तहस नहस कर देती हैं। एक खेत में घुसी, दूसरे खेत में पता चला रात भर में 10 लोगों के खेत को 15-20 नीलगाय उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा। ठीक है, तो ये भी चारागाहों का विकास करके रोका जा सकता है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र का प्रबंधन ये करेगा, वहां पर सिंचाई सुविधाओं का विकास हो, नहर प्रणाली के विकास की जरूरत है तो वो रिपोर्ट देगा कि यहाँ पर सिंचाई संसाधनों का अन्य तरीके से विकास हो पाए, कम वर्षा में कम जल में जो फसलें हो सकती हैं किसानों तक उसको पहुंचाए। ये भी तो एक भाई भूमि सुधार करना है, तो अगर कम जल में होने वाली फसलें बोई जाए, उनका वो फसलें लगाई जाए तो उनसे क्या होगा, भूमि सुधार के क्षेत्र में ये भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इसका काम ये भी है कि जल प्रबंधन व सिंचाई संसाधनों का संरक्षण ये करें, सिंचाई संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य भी इसका हो, ये भी ये करें। ये सारे काम ये करेगा। विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में अभी सोडिक भूमि सुधार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट 3 ये चल रहा है। लवड़िये और जो क्षारीय भूमि है उसको सोडिक भूमि बोलते हैं। तो सोडिक भूमि ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से सोडिक भूमि, लवड़िये व क्षारीय भूमि, लवड़िये और क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, भूमि सुधार प्रोजेक्ट 3 ये चल रहा है। बाकी जितना भी करंट में आप पढ़िए जब भी, तो एक कॉपी बना के रखिए कि यूपी की ये कॉपी है और उसमें भूमि सुधार के क्षेत्र में ये काम हो, एक पेज में नोट कर लीजिए। कहीं पे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल में कुछ भूमि सुधार पर लिखा गया है, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के बारे में ना हो, भारत के बारे में हो, तो जो योजनाएं लागू होती हैं वो सब कहीं चलती हैं, लगभग तो कॉमन होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष की ज्यादा विशिष्ट समस्या होती है तो वहां अलग से प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो उसको नोट करके या करंट में जो पढ़िएगा इसको ऐड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न मैंने आपको मोटे तौर पे बता ही दिए हैं। 2 प्रश्न आप इसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रश्न बनाइएगा उत्तर प्रदेश की मृदा के प्रकारों का विस्तृत विवरण दीजिए। उसमें आप जो मुख्य प्रकार हैं 6 उनको भी लिखिएगा, और जो छोटे स्तर पे मतलब जो कुछ अन्य मृदाएं मैंने आपको बताई हैं उसको लिखिएगा। और फिर उत्तर प्रदेश में मृदा की समस्याएं और उनके संरक्षण के उपाय, एक प्रश्न ये लिखिएगा। और तीसरा बताइएगा मृदा की समस्याएं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या यूपी भूमि सुधार निगम की जितनी भी बातें हमने की हैं तो वो इस तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के क्षेत्र में उठाए जाने वाले कदमों की विवेचना कीजिए। तो ये 3 प्रश्न आप लिखिएगा और तीनों प्रश्न को लिख के कोशिश कीजिएगा कि ये सारी बातें इसमें शामिल हो जाएं, और हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप है उसमें भेज दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें लगातार लिखिए। थैंक यू सो मच।